बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है गीज़ा एजुकेशन। मैं संदीप शर्मा आपका हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं अपने चैनल पे। आई रियली हार्डली वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज whomsoever is watching my channel and today again I am there with a very interesting topic। देखिए हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इनफैक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, एक्चुअली बहुत से वीडियोस बीच में भी आए हैं जो मैं अभी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स का प्रेशर इतना है कि वो मुझे कुछ नया वीडियोस बनाने को कह रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहें, जो भी टॉपिक्स अभी मैंने स्टार्ट किए हैं, जैसे मैंने थर्मोडायनेमिक स्टार्ट किया है तो उसमें बहुत से वीडियोस अभी आने बाकी हैं ना। आप उसकी प्लेलिस्ट पे जाके आप इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही जैसे ही मौका मैं पाऊँगा आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन इट and surely I'm going to complete the topic. Okay, you don't need to worry for that. Very important part of physics, that is ray optics and wave optics। ये रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स एक्चुअली दो पार्ट हैं। रे में ये मान के चला गया है कि लाइट बिहेव्स एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट बिहेव्स एज अ रे एंड देयर वी आर गोइंग टू डिस्कस रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड अदर फिनोमेना ऑफ लाइट एंड द इंस्ट्रूमेंट विच आर बीइंग मेड ऑन दीज प्रिंसिपल्स। और फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स आएगी जिसमें कि हम लोग लाइट को वेव मान के चलेंगे। लाइट को क्या मान के चलेंगे अभी इसकी चर्चा मैं कर दूंगा। और वेव ऑप्टिक्स में आप वेव की तरह बिहेव करने वाले लाइट के एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इस प्रकार की चर्चाएं की जाएंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ। देखिए लाइट ऐसा है, लाइट इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, लेट मी टेल यू। आई मीन राइट फ्रॉम द बिगनिंग देयर वर बीन सो मैनी thinkers who thought light as a particle nature, some thought it behaves as a wave nature, some thought it moves in a straight line, some says that it is having a movement of wave like। So it's like that each one of them, why they were saying all this। देखिए इसकी बहुत बड़ी एक वजह है, वो ये है कि लाइट हर प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स देती है। जब लाइट को एक रे मान के चलो तो वो रे जैसे एक्सपेरिमेंट सारे देती है ना। लाइट को अगर वेव मानो तो लाइट वेव के भी सारे एक्सपेरिमेंट देती है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। लाइट को अगर पार्टिकल नेचर मान के चलो कि वो एक पार्टिकल नेचर की है, तो जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, ये सब क्या है, लाइट का पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ हम केवल मूवमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि लाइट का मूवमेंट कैसा है। तो मूवमेंट के दो हिस्से हैं और दोनों को ही अलग अलग पढ़ा जाएगा। एक जगह ये कहा गया है कि लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट एक रे है। एक रे एक सीधी रेखा में मूव करने वाली चीज़ को कहते हैं। जो एक सीधी रेखा है ना, एक सीधी रेखा में जो मूव करती है चीज़, उसको रे कहते हैं। तो लाइट को एक रे मान के हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कशन करने वाले हैं केवल। और फिर इसके बाद इसका वेव नेचर आएगा, जो जब हम लोग उस पर आएंगे तो हम लोग वहाँ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए लाइट को अगर मैं रे मान के चलता हूँ तो लाइट के कितने फिनोमेना हो सकते हैं। जैसे कोई इंटरफेस है, इंटरफेस वो मीडियम होता है एक्चुअली, दैट इज़ अ सरफेस विच डिवाइड्स द टू मीडियम। जैसे यहाँ पे पूरा एयर है, यहाँ वाटर आ रहा है, तो एयर और वाटर की बाउंड्री जहाँ मिलती है उसे इंटरफेस कहा जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ मीडियम वाटर हो, यहाँ मीडियम कोई लिक्विड हो सकता है, यहाँ ग्लास हो सकता है, कोई भी दो अलग मीडियम। लाइट सीधी सी जा रही थी, रास्ते में बीच में एक ग्लास आ गया, तो ग्लास की बाउंड्री जो है वो भी इंटरफेस कहलाएगी। ओके, सो आई अंडरस्टैंड दैट यू गॉट द मीनिंग ऑफ इंटरफेस। ओके, वी एज्यूम दैट लाइट बिहेव्स एज अ रे नेचर। लाइट एक सीधी रेखा में मूव करती है, ये हम मान लिए हैं। अब यही बात मान के आगे काम करते हैं। तो सीधी रेखा में मूव करती हुई लाइट जब किसी सरफेस पे पड़ती है, इंटरफेस पे, तो वो तीन तरीके से काम कर सकती है। या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी मीडियम में, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी लाइट का उसी मीडियम में वापस रह जाना, किसी मीडियम से टकरा कर उसी मीडियम में वापस रह जाना, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाना, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। लाइट उस मीडियम को चेंज नहीं करती, दूसरे मीडियम में प्रवेश नहीं कर पाती है। अगर ऐसा कुछ होता है, और ये भी याद रखिए दूसरे मीडियम में प्रवेश नहीं कर पा रही है तो उसकी दो वजह हो सकती हैं। या तो वो रिफ्लेक्ट हो गई होगी, यानी उसी मीडियम में रह गई होगी, या वो इस मीडियम द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई होगी। तो लाइट अगर पड़ रही है तो उसके तीन तरीके हैं। या तो वो पढ़ने के बाद उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो एक रिफ्लेक्शन फिनोमेना कहा गया, या दूसरे मीडियम में प्रवेश कर जाएगी। तो ऐसा जब भी होता है तो लाइट अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाती है। अब वो अगर ये इसका रास्ता था, ये थी लाइट जो इसका मूवमेंट हो रहा था, या तो इस रास्ते से ये इधर भटक गई या उस रास्ते से उधर भटक जाएगी। वो क्यों होगा और किस वजह से होगा उसके डिस्कशन जब
हम लोग करेंगे रिफ्रैक्शन को, क्योंकि इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। लाइट दूसरे मीडियम में चली जा रही है, ओके, लाइट एंटर्स इनटू अ सेकेंड मीडियम and while doing so either it deviates from its original path towards the normal or away from the normal, यानी जिस सरफेस पे वो इंटरेक्ट कर रही है वहाँ पे एक नॉर्मल खींचा जाए तो लाइट या तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है अवे। बहरहाल दूसरे मीडियम में प्रवेश अगर कर रही है तो इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, है ना। ये रिफ्रैक्शन हो गया आपका, ये रिफ्रैक्शन हो गया और ये आपका रिफ्लेक्शन था, ठीक है। अभी हम लोग रिफ्लेक्शन की चर्चा करेंगे। ये आपका रिफ्लेक्शन है, ये आपका रिफ्रैक्शन है। और या तो वो मीडियम में ही एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर वो मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाती है, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, इफ़ लाइट एट ऑल गेट एब्जॉर्ब बाय द मीडियम, इफ़ लाइट एट ऑल गेट एब्जॉर्ब बाय द मीडियम, तो ये सारी चर्चाएं हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये एक अलग ही पार्ट है ना। एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन एंड दीज ऑल आर अ डिफरेंट पार्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। कहीं यहाँ तो हम लोग हीट में या किसी प्रकार के पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन हमारा अभी पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है। तो मैं यहाँ दो चीज़ें मान रहा हूँ, या तो लाइट पढ़कर रिफ्लेक्ट कर जाएगी यानी उसी मीडियम में रह जाएगी, और या तो वो दूसरे मीडियम में चली जाएगी, ठीक है। दूसरे मीडियम में चली जाती है अगर, तो लाइट की स्पीड एक्चुअली हर मीडियम में अलग अलग होती है और यही वजह है कि वो अपने पाथ से भटक जाती है। जो रास्ते जा रही होती है, जितना घना मीडियम होगा, कैसा घना, ऑप्टिकल घना, लाइट के टर्म्स में घना, तो लाइट उस मीडियम में धीमी हो जाती है। ये धीमी होने की वजह ही है कि वो बेंड कर रही है नॉर्मल की तरफ। और अगर जब ये रिफ्रैक्शन फिनोमेना हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अभी बेसिक चीज़ें, लाइट मीडियम में आ रही है, या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी यानी उसी मीडियम में रह जाएगी, या दूसरे मीडियम में चली जाएगी। दूसरे मीडियम में चली जाती है अगर, तो लाइट अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है, या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है या अवे। ये है नॉर्मल, ये वो नॉर्मल है जो उस सरफेस पे, उस पॉइंट पर आपने नॉर्मली खींचा है। नॉर्मल हमेशा सरफेस से 90 डिग्री बनाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले मुझे रिफ्लेक्शन डिस्कस करना है, तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्शन की बात करूँगा। देखिए ऐसा है, रिफ्लेक्शन आप पढ़ते आए हैं पहले से, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ईजिली क्लियर करेंगे इसको। देखिए ऐसा है, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी हैं। रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो रिफ्लेक्शन की दो लॉज होती हैं, वो लॉज फॉलो होनी चाहिए। इसी के आधार पे हम लोग कहेंगे कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। व्हाट आर द टू लॉज, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। व्हाटएवर, ये जो आती हुई लाइट है और नॉर्मल से जो एंगल बनाती है, जो लाइट आ रही है, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट जो एंगल बनाते हुए जाती है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, मैं जल्दी से डिस्कस करता हूँ। और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो पहली लॉ ये कहती है कि ये इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो और ये नॉर्मल, ये सब एक प्लेन में लाई करने चाहिए। ये 2 डायमेंशनल होना चाहिए। लाइट अगर आ रही है तो ऐसे टकरा कर ऐसे ही जाएगी, ऐसे और ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक प्लेन होना चाहिए। सपोज जैसे ये एक प्लेन है, ठीक है, ये कॉपी का एक प्लेन है मान लेते हैं। तो लाइट अगर ऐसे आ रही है तो ऐसे ही जाएगी। ये नहीं कि लाइट आ तो ऐसे रही है लेकिन टकराने के बाद ऐसे चली गई। आप देख लीजिए, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। लाइट ऐसे आ रही है तो ऐसे नहीं जाएगी या वैसे नहीं चली जाएगी। लाइट हमेशा मीडियम में ही रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट भी मीडियम में ही होगी, यानी प्लेन में ही होगी रिफ्लेक्ट, या रिफ्रैक्ट भी प्लेन में ही होगी। रिफ्रैक्शन जब डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा। तो ये प्लेन नहीं चेंज करती है, ठीक है। लाइट हमेशा एक प्लेन में ही मूव करेगी, याद रखिएगा। तो या तो आने वाली लाइट, जाने वाली लाइट और नॉर्मल, तीनों, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। नंबर 1 थिंग। नंबर 2, सबसे इम्पॉर्टेंट, जितना एंगल ये बनाती हुई आ रही थी उतने एंगल बनाती हुई चली जाएगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हो रहा है तो ही रिफ्लेक्शन माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। अब रिफ्लेक्शन में हमें डिस्कस क्या करना है? हमें प्लेन मिरर डिस्कस करना है, हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर डिस्कस करने हैं। प्लेन मिरर मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स पहले बता दूँ आपको। देखिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। आप एक
बॉल लीजिए, आप एक बॉल लीजिए, एक स्फीयर लीजिए जो कि कांच का स्फीयर हो, क्रिस्टल का हो, ठीक है। अब ये स्फीयर है आपके पास, इस प्रकार का आपके पास स्फीयर है, आप उसे ऐसे काट दीजिए। अब सवाल ये है कि ये स्फीयर को समझने के लिए काम करते हैं। मान लेते हैं एक नींबू ले लीजिए, टेक अ राउंड शेप लेमन एंड कट इट क्रॉस सेक्शनली लाइक दिस। अगर आप उसे ऐसे काटेंगे तो दो हिस्से आएंगे आपके पास। अगर आप बीच से काटते थे तो दो इक्वल हेमिस्फीयर आते थे आपके पास। तो वैसे ना काट के ऐसे किनारे से काट दो तो एक छोटा ये पार्ट आएगा, एक बड़ा ये पार्ट आएगा। इस छोटे पार्ट को तुम देखो। अब इस छोटे पार्ट का अंदर का सारा जो मटेरियल है, जो गूदा है, वो आप निकाल दीजिए। तो जो शेप आपको दिखाई देगी ना, वो शेप एक कर्वेचर की शेप है, वो पार्ट ऑफ अ स्फीयर है। तो इमेजिन करो कि अगर ये पूरा क्रिस्टल, नींबू के बजाय क्रिस्टल होता, इफ इट वुड हैव बीन अ कंप्लीट क्रिस्टल, अ कंप्लीट स्फीयर ऑफ ग्लास इंस्टेड ऑफ द लेमन, देन सेम थिंग वुड हैव टेकन प्लेस, दैट ये जो पार्ट आपके पास आया, द कर्वेचर यू हैव गॉट, इट हैज़ इट्स टू साइड। अब मैं ये कर्वेचर ऐसे बना देता हूँ। ये कर्वेचर आपके पास टू साइड है। एक, क्योंकि अंदर सब कुछ निकाल दिया है आपने, तो एक अंदर की पूरी खाली साइड है और एक बाहर की ये साइड है ना। अब मैं ये बार बार इसको 3D दिखाने की बजाय मैं इसको 2D में ही दिखा दे रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं आपको, जो है मैं रब करके बताता हूँ। मैं इसको 2D में दिखा दे रहा हूँ। 2D मतलब कैसे दिखा रहा हूँ, देखिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू। मैं इसे 2D बना दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है। अब ये बार बार ये आप एज्यूम कर लीजिए कि ये स्फीयर ही है, ये स्फीयर का पार्ट ही है, लेकिन यहाँ से मैं आप केवल कर्वेचर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है अंदर वाला, ये वाला हिस्सा कॉनकेव कहा जाएगा, कॉनकेव। और ये बाहर वाला हिस्सा जो है, बल्जिंग आउट सरफेस जो है, ये कॉन्वेक्स कही जाएगी, ठीक है। समझ में आया? तो ये जो आपके पास आया था कर्वेचर, ये वाला हिस्सा कॉन्वेक्स है और ये वाला हिस्सा अंदर वाला बल्जिंग इन जो है वो जो है वो कॉनकेव है और ये वाला हिस्सा कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो हम इस प्रकार के दो मिरर की ही बात कर रहे थे। सो वी हैव गॉट दी टू कर्वेचर्स, वन इज कॉनकेव, वन इज कॉन्वेक्स। अब ये कॉनकेव मिरर कब हो जाता है? जब इसका बाहर वाला साइड पॉलिश कर दो, सिल्वर की ऐसे कोई पॉलिश कर देते हैं। होता कुछ नहीं है यार, प्लेन मिरर भी ऐसे ही होता है ना। एक ग्लास का पीस है, उसके एक साइड जो है पॉलिश कर दी गई है, तो लाइट जो आती है रिफ्लेक्ट हो जाती है उससे बार बार आके, तो इसलिए वो एक मिरर की तरह दिखाई देने लगता है। अगर वो पॉलिश आप खुरच के निकाल दें, इफ यू आर गोइंग टू रब और स्क्रैच दैट पॉलिश आउट, इट विल बी कम्प्लीटली अ ग्लास प्लेट, यू कैन सी इट इज़ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, ओके। तो अगर ये वाले साइड हम पॉलिश कर दें तो ये कॉनकेव मिरर बन गया, है ना। और अगर यहीं हम अंदर वाली साइड कर दें पॉलिश, तो ये कॉन्वेक्स हो गया। क्यों ये कॉन्वेक्स हो गया और ये क्यों कॉनकेव हो गया, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि अब यहाँ इसमें जो भी फिनोमेना होगा वो अंदर वाली साइड से हम लोग करवाएंगे और इसमें जो फिनोमेना होगा वो बाहर वाली साइड से करवाएंगे। अभी आप देख लेंगे, ये चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉनकेव मिरर है, बाहर वाली साइड पॉलिश है, अंदर वाली साइड से हम लोग रिफ्लेक्शन करवाएंगे। यहाँ पे अंदर वाली साइड पॉलिश है, बाहर वाली से रिफ्लेक्शन करवाएंगे। अब आप समझ लीजिए ध्यान से, ये बात समझ में आई? तो फिलहाल मैं कॉन्वेक्स को मिटा दे रहा हूँ। अब जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान सुनिए। ये जो कर्वेचर आपके पास आई, द कर्वेचर विच यू हैव गॉट, ओके, ऑब्वियस सी बात है कि ये कर्वेचर इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। इमेजिन कर लेते हैं कि वो इस एक स्फीयर का ही पार्ट था। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ओके। मैं इसको मिटा के ऐसे कर देता हूँ। ये आपका कर्वेचर है, मान लेते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि ये कर्वेचर किसी पार्ट ऑफ द स्फीयर ही था, है ना। यहाँ थोड़ा बाहर हो जाएगा, लेकिन चलिए आप इमेजिन कर लीजिए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। तो ऑब्वियस सी बात है, स्फीयर का जो सेंटर होगा वही सेंटर इस कर्वेचर का भी होगा। तो इस सेंटर, इस कटे हुए हिस्से का पार्ट का जो ये सेंटर है वो इस स्फीयर का ही सेंटर है एक्चुअली, और वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है? ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? तो ये आप देखिए, ये इस कर्वेचर का जो सेंटर है वही इस पूरे स्फीयर का सेंटर है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक है। इस पूरे जो कर्वेचर है, ये वाला जो कर्वेचर आपके पास आया है, इस कर्वेचर का जो मिडिल पॉइंट होगा, अब ये कर्वेचर है आपका, तो इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा? ये इसका मिडिल पॉइंट होगा, है ना। तो अगर सेंटर से उस मिडिल पॉइंट को हम जोड़ दें
ये मिडिल पॉइंट समझ में आया आपको? इस मिडिल पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं, याद रखिएगा। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये मिडिल पॉइंट है ना, ये कर्वेचर है। अब मेरा हाथ आप कर्वेचर की तरह एज्यूम करके देखिए ना, ये कर्वेचर है आपका भाई, ये आपका वो हिस्सा है जिससे मैंने कहा था ना नींबू का हिस्सा ऐसे काट लेना है। तो ये हिस्सा जो आया अंदर सब निकाल दिया आपने, तो जो इसका सेंटर पॉइंट होगा, ये इसका सेंटर पॉइंट कैसा दिखाई देगा? यहाँ पे होगा ये है ना, यहाँ ब्लैक बना दीजिए, यहाँ पे होगा सेंटर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो जोड़ दीजिए, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट होता है दैट इज़ नोन एज पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ दीजिए। ये डिस्टेंस आपकी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और कोई लाइन, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड थ्रू द पोल, दिस लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस स्ट्रेट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप ये बात समझ में आई आपको। कुछ नहीं समझ में आया है तो वीडियो में पीछे जाइए, वहाँ से फिर से देखिए क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या है पोल, क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो यू कैन इवन विजिट टू माय प्लेलिस्ट ऑफ 10th क्लास रिफ्लेक्शन, दैट ऑल्सो विल क्लैरिफाई मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके, दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल, दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। Am I clear till now? तो इतनी बातें समझने के बाद अब हम लोग अगले पार्ट पे चल रहे हैं। देखो, अब मैं ये सारी चीज़ें जो आप जान चुके हैं, ये इनको मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू रब दिस डाउन एवरीथिंग। ये मैं कर्वेचर का भी हिस्सा हटा ही दे रहा हूँ। अब आप जान गए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल क्या है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये आप जान चुके हैं। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको सी बोल देते हैं। ये इतनी लेंथ आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, द लाइन, द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सब बेसिक चीज़ें हो गई। नाउ मूविंग फर्दर, कहीं पे भी आप कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आइए, जिस पॉइंट पे टकराएगी, तो ये पॉइंट को डिसाइड कैसे कर रहे हैं? देखो, जिस पॉइंट पे टकराई तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होना है। तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना क्या करना है? देखो, हम इस पॉइंट से एक लाइन पास करेंगे जो नॉर्मल होगी। देखो, ये नॉर्मल लाइन है, 90 डिग्री बना रही है। तो आपको पता है कर्वेचर पे कहीं भी 90 डिग्री पे बनाती हुई अगर लाइन बनाओगे तुम हमेशा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। तो सिंपल सी बात है ना, क्योंकि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी है, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी है। यार, पूरे कर्वेचर में रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ी ना बदलेगा। अगर वो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी एवरीथिंग। आई थिंक आई एम क्लियर। तो वापस ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, हमने कहा क्यों मैंने ये बनाया, क्लियर है ये चीज़? बताता हूँ, समझा देता हूँ। ये मैंने इसलिए बनाया यार कि ये जो लाइन आ रही है, ये एक्चुअली डॉटेड लाइन से बनाते हैं, ये नॉर्मल है आपका। तो लाइट, मैंने कहा है देयर इज़ अ रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना एंगल बनाते हुए आएगी उतना ही एंगल बनाते हुए जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना ही एंगल बनाते हुए एक रे और निकाल दो, तो उतना ही एंगल बनाते हुए एक रे निकालोगे तो पाओगे वो जिस पॉइंट से जा रही है। फिगर थोड़ा ठीक नहीं बन पाया है, लेकिन एक्चुअली ये जो पॉइंट आता है वो एग्जैक्टली इसका मिडल पॉइंट होता है, इतनी लेंथ का, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, बहरहाल जितना एंगल बनाते हुए आती है उतने एंगल बनाते हुए जाएगी। ये जो पॉइंट होगा आपका, जितनी भी रे जो पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होती हुई जाती है उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। ठीक है, डजंट मैटर कि लाइट कहाँ पे पैरेलल है, कहीं पे भी कर्वेचर पे कहीं पे भी पैरेलल आ रही है, टकराने के बाद हमेशा वो कहीं पे भी ला रहा है, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा यार। Whatever the lines which are parallel to the principal axis after reflection through a concave mirror passes through a particular point and that point is known as focus। ठीक है, हालांकि एग्जैक्टली ये होता नहीं है, अभी आपको मैं वजह बताऊंगा। एब्रेशन हो जाता है, इतना साफ इस पॉइंट पर नहीं जा पाती हैं, केवल पास वाली पैरेलल रेस जा पाती हैं, दूर वाली नहीं जा पाती हैं। इसके लिए मिरर को थोड़ा सा कर्वेचर की बजाय पैराबोलिक बना दिया जाता है। वी विल कम टू इट। अभी आप फिलहाल इसे एज्यूम कर लीजिए कि जो भी रे पैरेलल आ रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से जाती हैं उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। तो कॉन्वेक्स का हम लोग देखें फोकस, तो ये वो पॉइंट है जिससे ये रे
आती हुई दिखाई दे रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के बाद ये जो रे है ऐसा लग रहा है इस पॉइंट से आ रही है। तो कॉन्केव मिरर में वास्तव में उस पॉइंट को जाती है रिफ्लेक्शन के बाद, उसको फोकस कहते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर में उस पॉइंट से आती हुई दिखाई पड़ती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन, उसको फोकस कहते हैं। सो शैल आई डिफाइन इन इंग्लिश एज वेल, आप इसके चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। द फोकस ऑफ अ मिरर एक्चुअली डजंट मैटर वेदर इट इज अ कॉन्केव और कॉन्वेक्स। अब आप लिखिए इसको, द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज एक्चुअली अ पॉइंट थ्रू विच द रेज which are incident parallel to the principal axis goes after reflection. Okay, this is the definition of focus of concave mirror. What about convex mirror? The particular point of, ऐसे आप लिखिए, the rays which are parallel to the principal axis appears to come from a point after reflection. That point is known as focus of a convex mirror. Okay, तो इस प्रकार से दोनों आपका डिसाइड हो जाएगा, है ना। तो ये आपको फोकस पता चल गया क्या है। देखिए होता क्या है, अगर जनरली देखा जाए, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पहले से पढ़े हुए हैं ना, इस पर ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करना है, आगे चलना है। देखिए ऐसा है, अगर हम कॉन्केव मिरर बनाएं और ये देखें, मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं, हमेशा ऐसे इमेजिन करके क्रिया करिए, आपका एकदम सही बनेगा कि इसका सेंटर क्या है, जो सेंटर हो वो सेंटर बना दीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि रे आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से जा रही है वो ये पॉइंट है, तो ये फोकस होगा। अगर यहाँ से नॉर्मल खींचे हम लोग एक तो आप पाएंगे जितना एंगल ये बनाते हुए आ रही है उतने एंगल ये बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी, ये तो वही रिफ्लेक्शन का फिनोमेना ही है। अब देखिए एक बात गौर कीजिए, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, एंगल आई और एंगल आर आपस में पहले से बराबर है। इस एंगल को अल्फ़ा बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए। अब ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, और एंगल आई और एंगल अल्फ़ा भी बराबर होंगे, चूँकि ये दोनों रे पैरेलल हैं, ये वाली रे पैरेलल है और ये वाली रे पैरेलल है। पैरेलल रेज है तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए, चूँकि ये वाला जो नॉर्मल है ये एक इंटरसेप्ट की तरह काम कर रहा है। तो आप इससे ये कह सकते हैं कि एंगल आई जो है दैट इज़ इक्वल टू एंगल अल्फ़ा। तो आई इज़ इक्वल टू आर एंड आई इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, आई दोनों में सेम है, इसका मतलब आर और अल्फ़ा भी सेम होंगे, यानी कि आर और अल्फ़ा सेम है, यानी ये एंगल और ये एंगल सेम है। तो ये वाले ट्रायंगल में अगर आप देखें तो ये दोनों एंगल सेम है, तो ये दोनों साइड भी सेम हो जाएगी। इक्वल साइड्स आर अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स, यानी जो एंगल्स इक्वल्स हैं उनके अपोजिट, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी बराबर हो जाती हैं, है ना। बहरहाल तो यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इससे इस ट्रायंगल में ये पता चला कि ये वाली साइड, यानी आप कह सकते हैं कि सी एफ इज़ इक्वल टू, इस पॉइंट को नाम ओ दे दीजिए और इस पॉइंट को नाम पी दे दीजिए, तो सी एफ इज़ इक्वल टू ओ एफ है। अब आगे देखिए और बात सुन लीजिए, अगर ये एपरेचर छोटा है, छोटा एपरेचर होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये एपरेचर छोटा है तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी। अगर एपरेचर छोटा है तो ये दोनों लेंथ, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ये दोनों लेंथ बराबर हो जाएंगी, है ना। पर ये ध्यान रखना कि एपरेचर छोटा होना चाहिए, यानी उसका कर्व हल्का होना चाहिए। अगर कर्व हल्का है, अगर हल्का कर्व है तो आप ये कह सकते हैं कि ये लेंथ और ये लेंथ लगभग बराबर होती हैं। तो उस हिसाब से अगर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, यानी मैं कह रहा हूँ कि ओ एफ इज़ इक्वल टू एफ पी, तो सी एफ इज़ इक्वल टू ओ एफ था, ओ एफ इज़ इक्वल टू एफ पी था, तो यानी सी एफ इज़ इक्वल टू एफ पी हो जाएगा, तो सी एफ इज़ इक्वल टू एफ पी हो जाएगा, यानी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये पॉइंट जो है इस पूरी लेंथ का आधा हो जाएगा। तो यही प्रूफ करना था एक्चुअली कि जो फोकस है दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ? ठीक है, जल्दी से रब करते हैं और इमेज फॉर्मेशन भी कर देते हैं जल्दी से। अब आप कहेंगे कि सर वाई यू आर सो फास्ट, एक्चुअली दीज आर द पार्ट्स विच यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, सो आई एम नॉट trying to waste unnecessary time in it. You can go refer to the class 10th video in which I have very detailed explained about the phenomena of reflection, whatever the image formation are, but surely I am going to discuss over here as well, but in a fast manner. Okay, चीज़ें आप पहले से जानते हैं, जल्दी से डिस्कस करते हैं खटाखट। कॉन्केव मिरर की इमेज फॉर्मेशन, ठीक, और 2 मिनट लगेगा, हम पहले इसको रब कर दें। देखो कितना ईजी है, मैं एक ही में बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये आपका कर्वेचर है, मान लेते हैं कि इसका सेंटर कुछ ये होगा, तो इसको और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, है ना। इस लाइन को और बढ़ा देते हैं तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। सेंटर ऑफ पोल और सेंटर ऑफ पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन ही तो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। इतनी लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, पूरी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं।
The whole line is known as principal axis, and this length is known as center of curvature, and pole, this length is known as radius of curvature. Okay, पहली इमेज फॉर्मेशन, ये पहला केस है जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, यानी ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे है तो एज्यूम कर लेंगे कि जो भी रेज हो रही होंगी वो सब पैरेलल आ रही होंगी, इन्फिनिटी से कोई भी चीज़ आएगी तो पैरेलल आएगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद भाई जिस पॉइंट पे जाएगी वो तो हमें पता है फोकस होता है। तो यहाँ पर जो इमेज बनती है, याद रखिएगा, इमेज जो है दैट इज पॉइंट इमेज, पॉइंट इमेज बन रही है, ठीक है। पहला फिनोमेना क्लियर हुआ, पॉइंट इमेज बन रही है, ठीक है। अब इसी में मैं एक एक करके बनाता जा रहा हूँ, आप अपने कॉपी में बनाते जाइए, मैं समय और जगह दोनों बचाता हूँ। अब दूसरा हम इसको मिटा देते हैं, हाँ ठीक है। अब मैं इसको ही मिटा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब सेकंड वाला, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड कहते हैं हम लोग बहुत बार इसको। तो यहाँ पे सपोज इफ़ यू आर हैविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, दो तरीका है। सबसे पहला तो एक रे आप दो रे फेंकिए, मान लेते हैं इस हेड से दो रे फेंकिए, एक रे तो सीधी फेंक दीजिए, ये गई, हमें पता है कि टकराने के बाद जिस पॉइंट से जाएगी वो फोकस होता है, फोकस से भेज देते हैं इसको, मान लेते हैं ये फोकस से चली गई, ठीक है। एग्जैक्टली ये फोकस नहीं दिख रहा है, मैं इसको फोकस बनाने की कोशिश करता हूँ, बट छोड़ दीजिए, चलिए अच्छा, ये अब इस पॉइंट से पास होती हुई गई। अब दूसरी रे भेजने का दो तरीका है, हमेशा आपको यही काम करना है, एवरी टाइम यू हैव टू डू द सेम, यू हैव टू पास टू रेज थ्रू अ पॉइंट, एंड wherever the two rays are getting intersected, वहीं पे इमेज बनेगी। अब दूसरी रे हम कहाँ फेंक रहे हैं, देखिए दूसरी रे हम फेंक रहे हैं, दो तरीके हैं, या तो आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराइए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होती हुई जाएगी ना वो उसी रास्ते लौट आती है, तो या तो ऐसे कर दीजिए आप इसको, ऐसे करते हुए ऐसे दिखा दीजिए, ये गई तो टकराएगी, टकराने के बाद फिर से इसी रास्ते पे लौट आएगी। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप ध्यान से देखिए, दूसरा तरीका जो है वो ये है कि या तो आप पोल पे फेंकिए, तो अगर पोल पे ये जाएगी तो जितना एंगल बनाते हुए जा रही थी उतना ही एंगल बनाते हुए चली आएगी और बनेगी इमेज वहीं पे जहाँ बननी है ना, जिस पॉइंट पे बननी है। डजेंट मैटर कि आप पोल के थ्रू फेंकते हुए बना रहे हैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, दोनों में से कोई एक चूज़ कर लीजिए आप, हमेशा ऐसे ही काम किया करिए, ठीक है। तो मैं मिटा दे रहा हूँ एक तो, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये वाला मिटा दे रहा हूँ, पोल वाला, ये हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी, ये थोड़ी सी इमेज, वैसे तो अगर सही से आप बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट इमेज बनती है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं आती है ना। तो देखने की बात है कि ये जो इमेज बनती है, ये इमेज जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इमेज जो बन रही है उसके बारे में देख लीजिए, क्या लिख रहा हूँ मैं। इमेज जो बन रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन, मैं लिख दे रहा हूँ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनेगी। याद रखो, उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड है, उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड है, ये तो सिंपल सी बात है। ये रे वास्तव में रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरसेक्ट कर रही है ना भाई, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे चली गई और ये सीधे गई तो टकरा कर ये रिफ्लेक्ट हो गई, दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो जहाँ पर रे एक्चुअली मीट करती हैं, दे आर एक्चुअल मीटिंग एट अ पॉइंट, इट इज़ एन एक्चुअल इंटरसेक्शन। सो जब भी ऐसी इमेज बनती है वो रियल बनती है, याद रखिए, एक्चुअल इंटरसेक्शन से जो इमेज बनती है वो रियल है। वैसे रियल की डेफिनेशन ये भी होती है, यू कैन डिफाइन इट इन आइदर वे एज वेल, दैट रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, उसे स्क्रीन पर लिया जा सकता है, हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं उस इमेज को, विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। So real image, why? Because it is being produced by the actual intersection of the rays after reflection, ठीक है। और inverted इसलिए क्योंकि ये उल्टी बन रही है, आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा फोकस इधर हो गया था, जिसकी वजह से फोकस थोड़ा सा सेंटर में होना चाहिए था, ये इमेज थोड़ी बड़ी दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में इस वाले ऑब्जेक्ट के साइज़ के रिस्पेक्ट में ये इमेज छोटी होती है। तो मैं लिख दूंगा इट इज़ डिमिनिश्ड, ठीक है, इट इज़ डिमिनिश्ड, छोटी बनती है। इज़ दैट क्लियर? ओके। तो
इन्फिनिटी पे था तो इमेज पॉइंट इमेज बन रही थी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी, है ना, छोटी बनी, रियल और इन्वर्टेड बनी, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश। वैसे ये याद रखिए जनरली अगर रियल बन रही है तो इन्वर्टेड भी बनेगी ही बनेगी। अब एक क्वेश्चन है, बहुत से लोग पूछते हैं, मैं आपकी क्वेरी पता नहीं है नहीं आपके दिमाग में, मैं क्लियर कर देता हूँ। समबडी आस्क कि सर केवल एक पॉइंट का मैं यहाँ पे बनाता हूँ और पूरी इमेज कैसे बन जाती है। एक्चुअली एक पॉइंट की बात नहीं है, ये तो इसके हेड की बात है। यहाँ केवल हेड की इमेज ही बनेगी इस रे से, लेकिन उसके बाद हर पॉइंट से ऐसे ही रे फेंकेंगे ना, एक सीधे फेंकेंगे फोकस हो जाएगी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे तो इस प्रकार से वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, और नीचे आओगे वो यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, और नीचे आओगे, इस प्रकार से वो सारे इंटरसेक्शन को जब जोड़ते हैं तब वो इमेज दिखाई देती है। ठीक है, तो वो कॉन्टिन्यूस हर एक, तो यहाँ हम केवल हेड दिखा देते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, बाकी सर पॉइंट पे भी ऐसे ही हो रहा होगा, ऐसे ही हो रहा होगा। उस पॉइंट से एक रे आप सीधी फेंकिए और एक रे आप, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी फेंकिए या पोल से होते हुए फेंकिए। तो इस प्रकार से हर एक पॉइंट की इमेज ऐसे बनती जाएगी और पूरे ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज आ जाएगी। इज इट क्लियर? अब एग्जैक्टली अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या है, तो पहले मैं इतना रब कर दे रहा हूँ, दो हमारे पास आ गए। ठीक है, आई एम रबिंग दिस डाउन ताकि आगे चले हम लोग। अब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रख दिया है तो उसका क्या होगा, देखिए वेरी सिंपल इट इज़। वी आर गोइंग टू टेक वेरी लेस टाइम इन एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। नाउ वी आर प्लेसिंग इट एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। Assume it, do it like the same manner as I am doing. This is a part of a sphere, this is actually a sphere, so whatever the center of the sphere will be, that will be part of the, that will be the center of the curvature as well. Let's assume it this to be the center of curvature. इसके आधे पे focus कह देते हैं। So exactly you are having an object at center of curvature. What will happen? One ray will, whatever you have thrown parallel to the principal axis, it will go through the focus. मैं ऐसे बना दे रहा हूँ आँखें ताकि चीज़ें ठीक बने अच्छे से, क्योंकि ये इमेज को अच्छे से बनना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इस तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसे इमेज बन जाएगी। ठीक है, ऐसे चली गई। और दूसरी रे को मैं, दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो रखा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो भेज नहीं सकते, एक काम करते हैं फोकस से भेजते हैं। अगर फोकस से भेजेंगे तो पैरेलल हो जाएगी, ऐसे करेंगे तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये ऐसे टकराने के बाद ऐसे पैरेलल हो जाएगी और यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, तुम अगर यहाँ से भी भेजते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, वही बनती इमेज। ज़रा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ इसमें, है ना, इमेज वही बनेगी, इमेज कहीं और नहीं बनेगी, ध्यान रखना, इमेज इसी जगह बनेगी। याद रखो कुछ चीज़ें बहुत साफ साफ। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, टकराने के बाद फोकस से जाएगी। सेकंड, अगर फोकस से भेजते हो, पैरेलल भेजोगे फोकस से जाएगी, फोकस से भेजोगे पैरेलल हो जाएगी, वाइस वर्सा। अगर पोल के थ्रू भेजते हो तो जितना एंगल बनाते हुए पोल से जा रही उतनी एंगल बनाते हुए पोल रिफ्लेक्ट कर देगा, याद रखो। और तीसरी चीज़ कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू भेजने की कोशिश करते हो कोई चीज़, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन अगर पास होती है तो वो टकरा के उसी पॉइंट पे वापस चली आती है। तो देखो पहली लाइन तो तुम्हें फेंकनी है, वो हमेशा याद रखो, वो तो हमेशा पैरेलल फेंकेंगे और फोकस से जाएगी, पहली वाली क्लियर है। दूसरी कहाँ से करोगे, तो दूसरी के तमामों तरीके हैं। या तो आप एक चीज़ चुन लीजिए जो भी आपको बेटर हो, आना सब चाहिए। पोल्स के थ्रू भेजेंगे तो उतना ही एंगल बनाती हुई चली जाएगी, तो या तो पोल्स के थ्रू को आप रख लिए, या फिर आप जहाँ जो ज़रूरत पड़े सब बना के देख लीजिए, सारे में काम हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे ये जो फोकस से भेजे हैं ये नहीं भी होती तो भी इमेज वहीं बनती। देखो उसको हटा देते हैं, है ना, ये लो हटा दिया मैंने। ठीक है, ये देखिए ऐसे गया, है ना, फोकस से गया और बाकी ऐसे पैरेलल हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको, है ना, वहीं बनेगी वहीं पे। तो अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट के देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इमेज कहाँ पे है, इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। ओके, द इमेज इज ऑल्सो गोइंग टू फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल द सेकेंड थिंग इज, ये बात समझे, इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ये बात क्लियर हुई, कैसी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड।
और रियल, क्योंकि एक्चुअली रे इंटरसेक्ट कर रही है ना, देखो एक रे ये गई तो ये जा रही है, और दूसरी रे तुमने ऐसे भेजी ये जा रही है, ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की, तो एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है ना, इसलिए रियल है तो एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा होगा, और रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी, ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और सेम साइज़ की बनेगी, एग्जैक्टली ऑफ सेम साइज़, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलो अच्छा आगे चलते हैं। आगे अब की बार हम क्या कर रहे हैं कि अब की बार हम एग्जैक्टली अब हम कहाँ पे आ जा रहे हैं भाई, फिर से वही बात है, जो हमारा कर्वेचर होगा उसका बीच का सेंटर ही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, आधे पे फोकस होगा, ये चीज़ तो पहले कर लिया करो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये फोकस होगा। अब ध्यान दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रख रहा है, इन्फिनिटी पे था तो फोकस से बन रही थी, बीच में कहीं पे था सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले तो इन दोनों के बीच में बन रही थी। अब की बार ऑब्जेक्ट ही बीच में हो गया तो देखें इमेज कहाँ बनती है उसकी, ये है ऑब्जेक्ट, पहली काम वही करो, पैरेलल गई फोकस से जाएगी, भेज दो भाई फोकस से, ठीक है। और दूसरी आप फोकस से भेज, ये पैरेलल हो जाएगी, फोकस से भेजा आपने, ये पैरेलल हो गई। इस प्रकार से ऐसे पैरेलल करते हुए आप बना दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपकी ये एक्चुअली थोड़ा सा ठीक नहीं बना है, मैं इसको सही से बना देता हूँ। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका फोकस का दुगना, तो ये पहली गई तो फोकस से जाएगी, ठीक है, और ये जो फोकस से गई वो पैरेलल हो जाएगी, तो पैरेलल बना देते हैं, ठीक। तो देखिए ये आपकी इमेज बन के आएगी, रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे ना, तो इसलिए जो इमेज बन रही है वो रियल है, इन्वर्टेड आप देख ही सकते हैं, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। कैसी बन रही, साइज़ देखिए बड़ी बन रही है ना, तो इसको मैग्नीफाइड लिख देते हैं, मैग्नीफाइड, ठीक है। और बन कहाँ पे रही है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। तो आपने ये बात गौर की, आप इधर आ रहे हैं तो इमेज इधर आ रही है, डिड यू नोटिस दिस, एग्जैक्टली आप इन्फिनिटी पे तो फोकस पे थी, फिर आप जितना इधर आने लगे इमेज इधर आने लगी और बड़ी होने लगी। आप जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए तो वो थोड़ी बड़ी हुई और इधर आई, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुँचे तो दोनों एग्जैक्टली एक पॉइंट पे आ गई और एक साइज़ की हो गई। फिर तुम और आगे बढ़े तो ये और बढ़ती गई इमेज और इधर होती गई और बड़ी होती जा रही है ना, ऐसा ही हो रहा है ना कुछ, ओके। अब अगर तुमने फोकस पे रख दिया होता, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अगला केस देखिए, अगला केस ये है कि ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे ही रख देंगे, तब क्या होगा भाई, अगर हम एग्जैक्टली फोकस पे रख देंगे, इफ़ यू आर गोइंग टू कीप द ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एट फोकस, इमेजिन कर सकते हैं दैट इज़ द पार्ट, तो ये जो उसका सेंटर होगा वही उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, पूरे कर्वेचर का सेंटर भी वही होगा, वो भी यही होगा, है ना। जो कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो इस कर्वेचर का सेंटर है वही इस पूरे स्फीयर का सेंटर है, एग्जैक्टली हम फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हैं यहाँ पे। फिर से वही काम, पहली रे फेंके तो पहली रे फेंके तो वो फोकस से जाती है, भाई मुझे पता है ये चीज़, लो भेज दिया, ये ऐसे टकराती हुई ये फोकस से चली गई रे। अब दूसरी रे यहाँ फोकस से तो भेज नहीं सकते, तो या तो तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंको, मतलब तुम ऐसे करते हुए सीध में ले जाओ तो भी वही बात होगी, ऐसे करते हुए आप दिखा सकते हैं, तो ये टकराने के बाद ऐसे लौट आएगी। या दूसरा तरीका ये था कि आप पोल पे फेंकते, तो पोल पे फेंकते तो जितना एंगल बनाते हुए जा रही थी उतना एंगल बनाते हुए लौट आएगी, है ना, ये एंगल बनाते हुए लौट आएगी। तो डजेंट मैटर कि तुम कैसे फेंकते हो, लेकिन जो गौर करने वाली बात है कि अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज उसकी इन्फिनिटी पे बनेगी। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, देन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। चलो अच्छा, अब जल्दी से रब कर रहा हूँ, ये पार्ट मैं चाह रहा था जल्दी से आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये सब पहले से ही पता है, ये सब चीज़ें बहुत चीज़ें पता होती हैं, है ना, आपने 10th में पढ़ा है, दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू फिनिश दिस विद फास्ट। अब अगले इमेज फॉर्मेशन पे चलते हैं, फिर से अपना मिरर बनाते हैं। अब ध्यान देना इसको ज़रा, ये एक स्पेशल केस है कॉन्केव मिरर का। इमेजिन करते हैं कि जो इसका सेंटर होगा वही सेंटर बना लेते हैं, उसका आधे फोकस बना लेते हैं। अब की बार ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं पे रख देते हैं, मान लो यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट, ध्यान देना। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा आपने तो फिर से वही बात है, पहली रे आप
पैरेलल फेंक रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से जाएगी, भेज दो भाई फोकस से, ये चली गई। ओके, और दूसरी रे या तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज ऐसे करते हुए भेजिए या फिर इससे पोल पे। तो अगर पोल से आप करते हुए भेजते हैं तो जितने एंगल बनाते हुए आ रही उतने एंगल बनाते हुए चली जाएगी, है ना, ऐसे आप देख सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये दोनों रे डाइवर्ज कर रही हैं, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। याद रखिए कि दो रे अगर पैरेलल है देन दे आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। हम ये कह देते हैं कि दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी। तभी जब रेस पैरेलल हो रही थी तो मुझे नहीं पता था, दैट्स व्हाई वी अज्यूम दैट दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर दो रे पैरेलल नहीं है, अगर दो रे पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि या तो कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करेंगी। तो अगर आप गौर करें तो अगर इंटरसेक्टेंट पॉइंट को देखें, हम लोग दो रे हैं, हमें पता है अगर वो पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट तो उन्हें कहीं ना कहीं करना ही करना है ना। अगर वो कन्वर्जिंग है तो इंटरसेक्शन पॉइंट पहले मिले, मतलब आपको बाद में कहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी। बट इफ द रेज आर डाइवर्जिंग, यू कैन सी दैट दीज टू रेज आर डाइवर्जिंग, दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर। इट मीन्स कि इंटरसेक्शन पहले ही हो चुका है उनका, दैट दे वुड हैव इंटरसेक्टेड बिफोर। तो यहाँ दो रे आपस में डाइवर्जिंग है, इट मीन्स दैट कि वो पहले ही इंटरसेक्ट कर चुकी हैं। और वो पॉइंट जानने के लिए आपको यू हैव टू प्रोड्यूस देम बैकवर्ड, पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देते हैं भाई ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको प्रोड्यूस कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पाते हैं कि भैया ये कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस जगह पे, यानी पीछे कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब बैकवर्ड इंटरसेक्शन से कोई इमेज बनती है तो वो इमेज को वर्चुअल कहा जाता है, याद रखिएगा। जहाँ एक्चुअली रे डाइवर्जिंग है, आपने ज़बरदस्ती उनको पीछे प्रोड्यूस करके वो इमेज दिखाया, तो ये जो बनेगी आपकी, ये वर्चुअल इमेज बनेगी। क्या बनेगी? ये वर्चुअल, याद रखिएगा। वर्चुअल इमेज वो होती हैं जिन्हें हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। आंखें हमारी सब कुछ देख सकती हैं, वी कैन सी रियल इमेजेस, वी कैन सी वर्चुअल इमेजेस। आवर आइज डज हैव अ स्पेशलिटी, सो यू कैन सी दैट दे आर बीइंग फॉर्म्ड एट द बैक ऑफ द मिरर। मिरर के पीछे बन रही है ये, ठीक है, वर्चुअल इमेज बन रही है क्योंकि ये बैकवर्ड प्रोडक्शन से बन रही है। रियल प्रोडक्शन से जो रियल इंटरसेक्ट व्हेन द रे वाज एक्चुअली मीटिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कन्वर्जिंग, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद अगर रे कन्वर्जिंग है तो हमेशा वो इंटरसेक्ट इसी पॉइंट पे करेंगी और वहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन से कोई रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। लेकिन अगर वो पीछे प्रोड्यूस करके आप बना रहे हैं तो वहाँ पर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, वो पीछे कहीं इंटरसेक्ट की होंगी, तो वहाँ पे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल कही जाती है। वर्चुअल इमेज वो होती है दैट कांट बी टेकन ऑन स्क्रीन, ठीक है। और देखो साइज वाइज के बारे में, साइज़ जो है इसकी बड़ी है तो हम लोग लिख देंगे मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड, तो पहली बात तो ये वर्चुअल है और दूसरी बात सीधी है। अभी तक उल्टी इमेज देख रहे थे तो इसको कहेंगे इरेक्ट। सीधी है तो इरेक्ट, तो इरेक्ट बन रही है, वर्चुअल बन रही है और मैग्नीफाइड बन रही है, ठीक है। तो फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज जो बनती है वो आप देख सकते हैं, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, ठीक है। आई एम गोइंग टू रब दिस डाउन। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। देखिए कॉन्वेक्स मिरर का ओनली सिंपल केस, एकदम सिंपल केस कॉन्वेक्स मिरर का बनाते हैं। एक ही केस होता है यार उसमें, ये बन गया अपना कॉन्वेक्स मिरर। इमेजिन करो किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा ये, तो जो उसका सेंटर रहा होगा वही इसका रहा होगा। ये बना देते हैं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। मान लेते हैं कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, डजेंट मैटर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो। पहली रे गई भाई, मैंने कहा था ना इसका फोकस वो होता है जिससे आती हुई दिखाई पड़ती है। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसका आधा फोकस होगा, तो ऐसा नज़र आएगा कि रे इससे आ रही है, ठीक है। तो टकराने के बाद ये ऐसे चली जाएगी रे, इस तरीके से रे चली जाएगी। और ये आप डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं कि ये रे ऐसा नज़र आएगा कि यहाँ से। दूसरा आप काम क्या कीजिए भाई, पोल पे फेंकिए। तो पोल पे आपने फेंका, जितना एंगल बनाते हुए जा रही है उतने एंगल बनाते हुए चली जाएगी वो। ये लो, थोड़ा बड़ा बन गया एंगल, छोटा बना लीजिए, ठीक है, ठीक। बहरहाल उसको बना लीजिए आप। तो ये दोनों रे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ये भी डाइवर्जिंग है तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगी, ठीक है। ये भी वर्चुअल इमेज बनेगी क्योंकि बैकवर्ड प्रोड्यूस करके बनाना पड़ रहा है। एक्चुअली रे डाइवर्ज कर रही हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस करके बनाया आपने, तो वर्चुअल है
और इरेक्ट तो है ही, वर्चुअल है, सीधी दिखाई दे रही है आपको, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, छोटी है। ठीक है, याद रखिएगा ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर में केवल यही केस होता है, मैटर नहीं करता तुम किधर, ये बस फोकस और पोल के बीच में ही रहती है। वो जितना दूर रखोगे बस इसके करीब आएगी, दूर जाएगी, वो सब डिस्कस कर देंगे किसी में, लेकिन इतना याद रखो इसी के बीच में रहती है, ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। तुम अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हो ये मैटर ही नहीं करता। ठीक है, इन्फिनिटी मत रखना बस। ठीक है, कहीं पर भी रखोगे इमेज उसकी वही बनेगी। तो अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ और अब हम लोग आते हैं मिरर के फॉर्मूले पे कि मिरर का फॉर्मूला कैसे आया भाई। ठीक है, मिरर का फॉर्मूला आखिर आया कैसे, हाउ डू वी गेट द मिरर फॉर्मूला। ओके।